हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कहानी पढ़ेंगे, एक सुंदर सी, क्योंकि कहानी पढ़ना और सुनना सबको पसंद है, क्योंकि कहानी से कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है जिसे जीवन में अपनाकर उद्देश्य प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी जिसका नाम है पहली चूक। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने कुछ ऐसे पढ़े लिखे नवयुवकों पर व्यंग किया है जो शहर में पढ़ने लिखने के बाद बेकार होकर खेती करने लगते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। वे ना तो खेत पहचानते हैं न फसल। ये लोग पुस्तकों और सिनेमा से प्राप्त जानकारी के आधार पर मन में गांव के काल्पनिक चित्र बनाते हैं। जब कभी वे गांव में पहुंचते हैं तो वहां के यथार्थ जीवन को देखकर उनकी कल्पना बिखर जाती है। लेखक ने यहाँ यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शहरी वातावरण में रहकर गांव की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। तो बच्चों, किसी कवि ने सच ही कहा है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। तो क्या कहा है कवि ने? उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। अर्थात सभी व्यवसायों में खेती करना सर्वोत्तम है, उसके बाद व्यापार, फिर किसी की नौकरी और सबसे नीच कार्य है भीख मांगना। यह कहावत मैं पहले कई बार सुन चुका था। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला गया। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चाचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा दंग रह गए। आसपास बैठे लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, चाचा, बड़े बड़ों ने खेती की प्रशंसा की है, कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे, टॉल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गया था, वॉल्टेयर खुद बागवानी करता था, ग्लैस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे, इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफ़ी हाउस होते हैं न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूटियों पर घूमना फिरना होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है, और इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत में टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचोली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती और गाती भी हैं। वे नाचती गाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती हैं। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गाँव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चाचा ने मुझसे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी कि दक्षिण दिशा की ओर हैं। रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम की ओर एक राह फूटती है। राह से उत्तर में एक मेड़ जाती है। मेड़ के पूरब में गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। पुआर का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख गया। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है।
मैंने रुककर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं छनकी, ना कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। ना खेतों में आंख मिचौली का दृश्य दिखाई पड़ा, ना हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा था। उसके पास जाकर मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ, ये आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो रामचरण, मुझे बताओ, ये बाजरा कौन है? कहाँ रहता है? ये खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, यह देखो, ये भैया तो बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई। चूक यानी कि मुझसे कोई गलती हो गई है। इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, ओह, मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छांव ढूंढ रहा था। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत है। इस पर किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर लिया। अध्ययन यानी कि उनको पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करनी थी। अच्छे हल शहर में ही मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए नहर के एक बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद में जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतनी ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कॉर्डरॉय की पतलून तथा रंग बिरंगी छापेदार बुटशर्ट पहनी, फ्लैट कैप लगाई और चाचा से कहा, देखिए, यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। चाचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा। जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बसी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसा ही तुम्हारा शहर की ओर जाना स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में मुझसे चूक हुई। जाओ, शहर में ही रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई। पहली चूक तो मुझसे ही हुई थी, जो मैं बाजरे को पहले आदमी और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। कब पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने एक दूसरे से प्रसन्नतापूर्वक विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वह बैलों की मूछ उमेटते हुए खेत की ओर चल दिए। तो बच्चों, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया ये पाठ, जिनमें उन्होंने समझाया गया है कि जिसका काम जो होता है वो उसी को रास आता है। तो चलिए एक बार लेखक परिचय भी ले लेते हैं। तो बच्चों, श्रीलाल शुक्ल का जन्म लखनऊ जनपद के अतरौली नामक स्थान पर 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। इसी कस्बे में पुश्तैनी तौर पर छोटे खेतीहरों के परिवार में पंडित श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ था। वह समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखक के लिए विख्यात थे, यानी फेमस थे वो। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की।
सन 1954 से उनका विधिवत लेखन कार्य प्रारंभ होता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, अंगद का पांव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन, खबरों की जुगाली आदि हैं। बच्चों, 28 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में आपने अंतिम सांस ली, अर्थात इनका वहाँ देहांत हो गया। तो ये पाठ श्रीराम शुक्ल द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि जो काम जिसका होता है उसी को रास आता है। अर्थात अगर हम खेती के विषय में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा हमें यह समझना चाहिए कि खेती का काम आसान नहीं है, उसके लिए अथक परिश्रम, ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो जय किसान का नारा दिया गया है। जय जवान और जय किसान, ये दोनों ही बहुत परिश्रमी होते हैं और हमारे जीवन में सबसे लाभदायक होते हैं। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो उम्मीद करती हूँ पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।